हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे 12 दिसंबर के करंट अफेयर्स पे। इसमें हम पढ़े 20 टॉपिक्स देखते हैं। आज एक बड़ा ही सोशल कंसर्न इशू है हमारे सामने, माइनर रेप केस का। उसे भी थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। इस पे अपना चिंता व्यक्त करेंगे और समझेंगे कैसे इसे ख़त्म किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन के इम्पोर्टेंट हिस्सों को और टच करते हैं और फिर जुड़ते हैं अपने सोसाइटी से। देखिए, सबसे पहले एक सोशल कंसर्न कि अभी देखिए एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि 150 मीटर की दूरी पर एक 6 साल की बच्ची का रेप करके मार के फेंक दिया गया था। इसका रेप करके ये जो आपको दिख रही हैं बच्ची, और इनको इनकी हत्या करके फेंक दिया गया था। तो ये ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं समाज में और इन चीज़ों को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? ये कौन लोग हैं, कहाँ से निकल के आते हैं? ये सारा कहीं न कहीं एक चिंता का विषय है ना? तो आप सोचिए और थोड़ा-सा अपना ध्यान रखिए, ठीक है? कि अपने घर के बच्चों को कैसे सावधान करना है, क्या चीज़ें करनी हैं कि सोसाइटी एक अच्छी दिशा में जाए, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। देखिए, ऐसे हर एक साल अगर देखें हम रेप केसेस, ठीक है? तो 38,000 39,000 ऐसे मतलब डाटा निकल के आते हैं, ठीक है? वैसे तो आप जनरली ये देखो डाटा निकल के आते हैं, 10 केस होता है तो 1 केस सामने आता है। तो मान के चलिए नहीं कुछ तो 1 साल में भारत में नहीं कुछ तो 60,000 के लगभग 60-70 हज़ार के लगभग रेप केसेस पर एनम होते हैं, जिसमें रेप करके और फिर इंसान को मार दिया जाता है, ठीक है? अभी बहुत बड़े-बड़े न्यूज़ निकल के आए आपके सामने रेप से रिलेटेड। लेकिन इन छोटे बच्चों की क्या गलती है? इनका क्यों मतलब इनसे क्या ही किसको क्या मतलब प्राप्त होगा, है ना? तो ये सारी चीज़ें मतलब क्यों हो रही हैं, क्या हो रही हैं? आप भी थोड़ा-सा इस पे चिंता जताएँ और थोड़ा सतर्क सावधान करें अपने सोसाइटी को। देखिए, मेरा मानना है कि ऐसी चीज़ें जैसे कैसे कंट्रोल हो सकती हैं? इस प्रकार का जो ब्रूटल रेप केसेज़ आ रही हैं, देखिए माइनर यहाँ तो 6 साल का 4 साल की बच्चियों के साथ ऐसा होता है, ठीक है? यहाँ तक कि केवल बच्चियों के साथ नहीं, अभी न्यूज़ में आ रहा था 4 साल के बच्चे के साथ रेप करके उसका मार मतलब उसकी हत्या कर दी गई थी, बताइए। ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो ये चीज़ें कहाँ से निकल के आ रही हैं? इन्हें कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? तो ये एक चिंता का विषय है, ठीक है? और इसमें क्या मेरा मानना है, उस पे थोड़ा गौर फ़रमाइए। देखिए, अगर हम क्या करते हैं, किसी भी समाज का जो अभी मैच्योर समाज है, ठीक है? तो इसमें तो हम कोई परिवर्तन नहीं ला सकते क्योंकि जिसकी मानसिकता, जिसका वैल्यू सिस्टम जैसा विकसित होना था ना, वो हो चुका है। लेकिन अगर हम अब बात करें कि अब से जो हमारी पीढ़ी है, ठीक है? हम अगर एक यूथ हैं, ठीक है? हम अपने आने वाली पीढ़ी को इस प्रकार के कलंकों से वंचित रखना चाहते हैं, ऐसी चीज़ों में नहीं डालना चाहते हैं, समाज को एक अलग दिशा देना चाहते हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? सबसे बात हमें क्या करना चाहिए? लिटरेसी पे ध्यान देनी चाहिए, ठीक है? अब ऐसा नहीं है जो लिटरेट लोग हैं वो नहीं करते, वो भी करते हैं ये गंदी हरकतें, ठीक है? लेकिन लिटरेसी किस टाइप की? शिक्षा किस प्रकार का? जैसे अगर हम क्या करें, अपने वहाँ जैसे जापान का एक अपना एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है? वहाँ पे बहुत कम ऐसे केसेज़ आती हैं। देखिए, भारत की परंपरा में पहले क्या था ना कि जो हमारे ओल्ड एज के लोग थे, ठीक है? जो हमारे वृद्ध वर्ग था, ठीक है? वो बच्चों को क्या करता था? कहानियाँ सुनाता था, मोरल वैल्यूज़ के स्टोरीज़ सुनाता था, ठीक है? और वो जो यहाँ से जो वैल्यू सिस्टम डेवलप होती थी कहानियों के माध्यम से, जैसे मान लीजिए अगर आपके दादा दादी ने आपको एक ब्रेवरी की कहानियाँ सुनाई, एक बहादुर इंसान की, एक अच्छे इंसान की, ठीक है, और उसमें आपको क्या एक मोरल एजुकेशन, एक नैतिक शिक्षा मिलता था, ठीक है, तो हम उसी हिसाब से हमारा कैरेक्टर बिल्ड होता था, उसी हिसाब से हम परफॉर्म करते थे, ठीक है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं कट रही हैं समाज से, ये चीज़ें क्या हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। और ये ख़त्म होने के पीछे ना ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं जो हमारा नैतिकता है, ठीक है? किसी भी सेक्टर में वो कहीं न कहीं ख़त्म होती जा रही है। अगर हम बचपन से क्या करें, जैसे एक छोटा बच्चा है, ठीक है? वो मान लीजिए 5 साल का है, ठीक है? अब देखिए 3 साल में ही बच्चों को विद्यालय भेज दिया जाता है ना? अगर 5 साल का बच्चा है उसको हम क्या करते हैं, एक विद्यालय में उसका एडमिशन कराते हैं, ठीक है? अगर वो 1 से लेके इसको क्लास 10th तक, ठीक है? इसमें ना जो मोरल एजुकेशन है, ठीक है? मोरल एजुकेशन है कंपल्सरी कर देना चाहिए, ठीक है? जिससे उस इंसान का क्या बिल्ड हो, कैरेक्टर, ठीक है? एक महान व्यक्ति ने क्या बोला है कि अगर इंसान पैसे खो देता तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं खोया। हेल्थ भी खो दिया तो ठीक है, वो फिर से रिकवर कर सकता है। लेकिन अगर किसी ने अपना कैरेक्टर खो दिया, ठीक है? अपना कैरेक्टर लॉस कर दिया, तो वो ख़त्म, ठीक है? उसका मतलब कुछ बता उसका वो सिर्फ़ एक जानवर है, ठीक है? तो ये चीज़ एक महान व्यक्ति की लाइन थी, ठीक है? तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी शिक्षा व्यवस्था में ऐसा एक
प्रस्ताव रख सकते हैं, ठीक है, कि जो मोरल एजुकेशन है, जो हमारे लाइफ से जो ब्रेवरी की स्टोरीज़, ह्यूमैनिटी की स्टोरीज़, है ना? ये सारी चीज़ें जो ख़त्म हो गई हैं, मानवता की कहानियाँ सुनते थे, दया, करुणा, बहादुरी, ये सब कहानियाँ ना कहीं न कहीं विद्यालयों में, ठीक है, एक बुजुर्ग वर्ग से, एक विशेष क्लास के माध्यम से बच्चों को दिलवाना चाहिए, उनसे एक्ट करवाना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि बच्चे में वो चीज़ बचपन से ही बिल्ड होता है, क्योंकि जब बचपन से ही वो बच्चा उस कहानी को जीता है, तो उसका वैल्यू सिस्टम भी ना उसी के तरह से होता है। आप खुद पे भी सोच के देखिए, ठीक है। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्ड करेंगी, जिसमें ना अगर कोई इंसान ऐसा गलत चीज़ सोचता भी है ना, तो वो जो कैरेक्टर है, जो उसके बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही हैं सबकॉन्शियस माइंड में, वो चीज़ें कहीं न कहीं रोकती हैं। तो उससे ना हमें कहीं न कहीं बहुत ही बड़े स्तर पे सफलता मिल सकती है इस चीज़ को रोकने में, ठीक है? जो अभी चल रहा है समाज में, ठीक है? तो ये प्रकार का कंसर्न है, आप भी बताइएगा कि ऐसी चीज़ें कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा सकता है ना? जो लोग इसमें ना पाए जाते हैं, जो इसमें गुनहगार पाए जाते हैं, रेप करने वाले, जो हत्या करने वाले लोग हैं, उनको ट्रीटमेंट देने के लिए क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है? अगर आपको ऐसे अथॉरिटी दी जाए, अधिकार दे दी जाए कि ठीक है, आप इनको पनिश करो, इनको दंड दो जो इस प्रकार की चीज़ों में लिप्त हैं, ठीक है? तो आप क्या करोगे? ठीक है? तो बताना आप कमेंट में, आप क्या करना चाहोगे कि ये चीज़ें कंट्रोल हों, ठीक है? और ऐसी चीज़ों को कैसे रोका जा सकता है अपने समाज से? सारी बातों को थोड़ा-सा एक बारी सोचना आप, ठीक है? करंट अफ़ेयर तो हम देखते रहते हैं, न्यूज़ देखते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न तो यही है। हम ऐसे समाज में हैं, ऐसे देश में हैं, देश की बात नहीं करेंगे, समाज की बात करेंगे, क्योंकि समाज हमसे ही बनता है, ठीक है? ऐसे लोग हैं, ऐसी मतलब लापरवाही है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, है ना? तो कैसे इन्हें रोका जा सकता है? आप भी अपना विचार रखिएगा, ठीक है? चलिए देखते हैं आज के सेशन को और फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए हम अपने सेशन पे आते हैं और देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट कोट आपके सामने है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरा किताब बाकी है ना? कि अभी जो आपने एफर्ट स्टार्ट किया ना, तो ये जस्ट लाइक स्टार्ट है अभी, ठीक है? अभी आपने चलना स्टार्ट किया, अभी दौड़ना बाकी है। अभी आपको छोटी-मोटी कोई सफलता मिली तो कोई सफलता नहीं है। वो तो आपका फर्स्ट स्टेज ऑफ सक्सेस है। अभी तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है, ठीक है? इसी मोटिवेशन के साथ आगे बढ़िए, एफ़र्ट कीजिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है? तो चलिए देखते हैं, आज क्या है ना कि आज कोई नया वर्ड हमने नहीं लिया है। पर डे हम वोकैब देखते हैं, लेकिन आज हम जो वोकैब था हमारा 3-4 दिन का, ऐसे हम रिविज़न करते चलेंगे, ठीक है? नहीं तो चीज़ें भूलती जाती हैं। तो देखिए आज का क्या है रिविज़न सेक्शन में। अपलाउड, अपलाउड मीन्स क्या होता है? हमने बताया था सराहना करना, प्रशंसा करना। जैसे अगर कोई क्रिकेटर छक्का मारता है, चौका मारता है, तो हम अपलाउड करते हैं उसका, ठीक है? उसका क्या करते हैं? अपलाउड, प्रेज समवन, है ना? उसकी सराहना करते हैं। लेकिन वहीं अगर वो 0 रन मार के आउट हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? उस पे ब्लेम लगाते हैं, ज़िर करते हैं, बू बोलते हैं, है ना? बेलिटल, क्रिटिसाइज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं? अपलाउड के एंटोनिम्स हैं। अगर एग्जाम्पल सेंटेंस देखना हो तो इसे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? चलिए हम अगला वर्ड रिवाइज करते हैं। हमने एक दिन लिया था कॉन्टेंशियस, ठीक है? तो कॉन्टेंशियस मीन्स क्या होता है? विवादास्पद। क्या होता है? विवादास्पद, यानी कि कोई ऐसा विषय जो विवाद का विषय हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टेंशियस, ठीक है? क्या बोलते हैं? कॉन्टेंशियस, ठीक है? कॉन्टेंशियस, ओके। अब कॉन्टेंशियस मीन्स क्या होता है? कॉजिंग अ लाइकली टू कॉज एन आर्गूमेंट, कंट्रोवर्शियल, है ना? तो इसका मीनिंग है क्या? कॉजिंग लाइकली टू कॉज एन आर्गूमेंट, ठीक है? मतलब कोई एक ऐसा विषय जो आर्गूमेंट्स की तरह हो, ठीक है? या फिर आर्गूमेंट्स का कारण बने। इसमें सिनोनिम्स देखिए क्या है? एंटागोनिस्टिक, कॉम्बैटिव, ठीक है? अगर कोई इंसान या फिर कोई टॉपिक एंटागोनिस्टिक है तो वो क्या है? विवादास्पद है। कॉम्बैटिव है तो विवादास्पद है। और फिर एंटोनिम्स क्या है इसका? विपरीतार्थक, एग्रीएबल, ठीक है? यानी कि एग्री कर जाना। विवादास्पद कोई विषय मतलब डिसएग्री करना, है ना? तो एंटोनिम्स क्या है कॉन्टेंशियस का? एग्रीएबल, ठीक है? एग्जाम्पल सेंटेंस आप खुद पढ़िएगा और समझिएगा। देखिए ये तीसरा रिवीजन में क्या है वर्ड? रिट्रीब्यूशन। क्या है? रिट्रीब्यूशन। रिट्रीब्यूशन मीन्स क्या? बदला, पनिशमेंट फॉर अ क्राइम, ठीक है? जगह अगर आपने
कोई पनिशमेंट किया है तो कोई क्राइम किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। इसका सिनोनिम्स क्या है? रिटेलिएशन, रिवेंज। जैसे अगर पाकिस्तान बॉर्डर को क्रॉस करके वहाँ के पाकिस्तानी आर्मी अगर इंडियन बॉर्डर में आते हैं तो इंडियन आर्मी रिटेलिएट करता है और खदेड़ता है काफ़ी अंदर तक, ठीक है। तो रिट्रीब्यूशन, रिटेलिएशन, रिवेंज, ये सारी चीज़ें क्या हैं? सिनोनिम्स हैं एक दूसरे की। एंटोनिम्स में देखिए क्या है? पार्डन, सिंपैथी। अगर वही पाकिस्तानी, मान लीजिए हमारा बॉर्डर है, पाकिस्तानी आर्मी यहाँ 1 किलोमीटर अंदर आ गई, ठीक है। अगर हमने उन्हें क्षमा कर दिया, है ना, सिंपैथी दिखा दी, तो क्या हो गया वो? एंटोनिम्स, यानी कि इनके कृत्य के विपरीत हमने कर दिया, ठीक है। ये आए लेकिन हमने इनके ऊपर सहानुभूति दिखा दी, ठीक है, पकड़ के यहीं पे छोड़ दिया, तो ये क्या हो गई? हमने इनके ऊपर सिंपैथी दिखा दी। लेकिन अगर यही हम इनको मार के 1 किलोमीटर आए हैं, 4 किलोमीटर अंदर करते हैं, ठीक है, इंडियन आर्मी करती है, रिटेलिएट करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बदला, ठीक है। तो एग्जाम्पल सेंटेंस प्लस रिट्रीब्यूशन ऐसे आप याद कर सकते हैं सिंपली। कोई भी चीज़ एग्जाम्पल से जोड़ने से ना लंबे समय तक दिमाग में टिकती है। अगला वर्ड देखिए क्या है? डॉमरिंग। डॉमरिंग का मतलब हमने क्या देखा था? अत्याचारी, ठीक है। ब्रॉबीट, बुल्ली, इंटीमिडेट, है ना। तो अभी क्या होते हैं लोग? अत्याचारी होते हैं लोग। जैसे अत्याचार करना, किसी को डोमिनेट करना, है ना, डोमिनेटिंग बिहेवियर शो करना, है ना, तो वो क्या है? एक प्रकार से अत्याचार है। देखिए अभी जैसे डाउरी के मामले में दहेज के लिए लोग अत्याचार करते हैं अपने बहुओं पे, है ना। डाउरी सिस्टम एक क्या है? सोशल एबिल्स है सोसाइटी में, तो वो ख़त्म होनी चाहिए। तो वहाँ पे भी ये डॉमरिंग वर्ड यूज़ किया जा सकता है कि घर वाले डॉमरिंग करते हैं, अत्याचार करते हैं, किसके ऊपर? एक विवाहित युवती के ऊपर दहेज के लिए, ठीक है। उसका सिनोनिम्स क्या है? ब्रोबीट, बुल्ली, इंटीमिडेट, ठीक है। उसका एंटोनिम्स क्या है? हम्बल, मिक, मॉडेस्ट, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कोई गुड़िया शादी करके अपने ससुराल आई, ठीक है, और ये अपने साथ दहेज नहीं लाई, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या कर रहे हैं आप? इसके ऊपर डॉमरिंग कर रहे हैं, मतलब इसकी क्या कर रहे हैं? पिटाई कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, इसके घर वालों की इंसल्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे डॉमरिंग वर्ड यूज़ होगा, ठीक है। और इसके साथ इसको ब्रॉबीट, बुल्ली, बुल्ली नेचर इसके साथ, यानी बुल्ली बिहेवियर किया जा रहा है, इसको प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, क्यों? डाउरी के लिए, तो वो क्या है? डॉमरिंग। अगर इसके साथ ये ठीक है, एक और कोई परिवार है जिसमें एक कोई गुड़िया शादी करके यही आई है, ठीक है, तो उसके साथ हम्बल बिहेवियर है, ठीक है। उसके साथ घर वाले घुल मिल के बोलते हैं कि कोई बात नहीं, पैसा कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो क्या है? हम्बल, यानी कि डॉमरिंग के विपरीत क्या है? ये विपरीत मीनिंग निकल रहा है यहाँ पे। हम्बल, मीक, मॉडेस्ट होके बिहेवियर शो करते हैं, तो ठीक है। तो इस तरह सिनोनिम्स एंटोनिम्स आप एक एग्जाम्पल में कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का जो न्यूज़ है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने। आपको ये बताना है टाइम कितना हुआ। देखिए अगर सेशन पसंद आता है ना तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, आपका कुछ भी नहीं जाता, ठीक है। तो डेफिनेटली कर ही दिया कीजिए, कुछ नुकसान नहीं होता आपका, है ना। तो देखते हैं आज का करंट अफेयर। निम्न में से कौन फीफा विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण करेगा? हु अमंग द फॉलोइंग विल अनवील द फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी? आपके सामने 4 ऑप्शन है। कलर चेंज करते हैं पेन का, ठीक है, क्योंकि रेड कलर ऐसा ऑप्शन है तो रेड कलर नहीं रख सकते। आपके सामने ऑप्शन है दीपिका पादुकोण, पीएम मोदी, रणबीर कपूर, रणबीर सिंह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दीपिका पादुकोण, ठीक है। तो दीपिका पादुकोण क्या करेंगी? वेट अ व्हाइल, इट शुड बी लाइक ओके। तो दीपिका पादुकोण क्या करने वाली हैं? जो फीफा विश्व कप ट्रॉफी का इनाग्रेशन है, ठीक है, तो उसका अनावरण करने वाली हैं दीपिका पादुकोण। कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे जाएंगी इसका अनावरण करने के लिए? तो ये जाएंगी कतर। कहाँ जाएंगी? कतर, ठीक है। तो कतर जाके अनावरण करने का काम फीफा वर्ल्ड कप का कौन कर रही हैं? दीपिका पादुकोण, ठीक है। अब इसमें देखिए जो अंतिम मुकाबला है 18 दिसंबर को होने वाला है, और किस पिच में ये होगा ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ठीक है। तो लुसैल स्टेडियम में होगा अंतिम, इसका फाइनल जो मैच है, ठीक है। तो कहाँ पे होगा? लुसैल स्टेडियम में, लुसैल स्टेडियम, ठीक है। कहाँ पे? कतर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे तो आपसे बनना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है।
जनवरी 2023 में कौन सा शहर 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी करेगा? विच सिटी विल होस्ट द 17th प्रवासी भारतीय दिवस इन जनवरी 2023? लखनऊ, प्रयागराज, अयोध्या, इंदौर। इसका सही जवाब क्या है? इंदौर। ठीक है, तो इंदौर इस बारी 17वें, मैं 17वीं बोलने जा रहा था, 17th प्रवासी भारतीय दिवस को मनाने जा रहा है कौन? इंदौर। ठीक है, इंदौर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश, एमपी में। ठीक है, तो इसकी मेजबानी करने कौन जा रहा है? इंदौर। इसमें जो मतलब कौन वहाँ पे ये होस्ट करा रहे हैं? ठीक है, तो बताइए, विदेश मंत्री जो अपने हैं, ठीक है, कौन है? जयशंकर जी। तो यस, जयशंकर जी इसमें पार्टिसिपेटेड मेंबर हैं इस होस्टिंग में। ठीक है, और फिर क्या है, इंदौर में इसको मनाया जा रहा है। और यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो ये प्रवासी भारतीय दिवस है किस डेट से और किसके लिए मनाया जा रहा है? ठीक है, और कब से इसका स्टार्टअप हुआ? ठीक है, तो ये याद रखिएगा, महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 में, ठीक है, भारत रिटर्न आए थे कहाँ से? अफ्रीका से, तब से ये मनाया जा रहा है। ठीक है, 9 जनवरी 1915 में भारत रिटर्न आए थे कहाँ से? अफ्रीका से। ठीक है, साउथ अफ्रीका से। तो फिर एक तो इनकी याद में और ऊपर से हमारे जो भारतीय प्रवासी होते हैं उनकी वेलकम में ये डेट को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद होनी चाहिए, 9 जनवरी। ठीक है, 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए ठीक है, अब इससे ज़्यादा हम क्या ही करेंगे जान के। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। हाल ही में जेलेंस्की को टाइम पत्रिका द्वारा, जेलेंस्की कहाँ के प्रेसिडेंट हैं यही इस क्वेश्चन में है, इनको एक टाइम पत्रिका है 2022 का, उसमें पर्सन ऑफ द ईयर के नाम से इनको नामित किया गया है। यह किस देश के राष्ट्रपति हैं बताइए? रिसेंटली जेलेंस्की वॉज नेम्ड बाय टाइम मैगजीन एज द पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2022। ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ऑप्शन है यूक्रेन, यूएसए, अल्जीरिया, युगांडा। इसका सही जवाब क्या है बताइए? इसका सही जवाब है यूक्रेन। ठीक है, अभी जो यूक्रेन रसिया वार हो रही थी तो इसमें ये भी अपना आर्मी सूट लेके, है ना, आर्मी गेटअप में अपने चले गए थे लड़ाई पे, है ना। तो पर्सन ऑफ द ईयर का इनको खिताब मिला है टाइम पत्रिका 2022 के द्वारा जेलेंस्की। अब यूक्रेन के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, सामने आया तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ की, अगर हम नेशनल करेंसी की बात करें, ऑफिशियल करेंसी की, तो यहाँ की करेंसी क्या है? हरिविनिया नाम है। इस करेंसी का नाम क्या है? मैं यहाँ पे सी यू, करेंसी का सिंबल सी यू लिख दिया। ठीक है, आप इस चीज़ को याद रखिएगा, यहाँ की करेंसी का नाम है दी हैरिवेनिया। HRHRY VNIA। ठीक है, ये कहाँ की करेंसी है? यूक्रेन की। क्वेश्चन बन सकता है अगर हम कैपिटल की बात करें तो, जैसे यहाँ की कैपिटल कहाँ है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो कीव में, कहाँ पे है? KYIV। ठीक है, तो ये क्या है? कैपिटल ऑफ यूक्रेन। इसको कभी कभी पता है KIEV भी पढ़ा जाता है। ठीक है, क्यू। तो ये क्या है? ये रहा दी हरिवीनिया, क्या है? क्या इसका करेंसी है? कैपिटल क्या है? क्यू। यहाँ की एक मतलब इसके कैपिटल के पास में एक फेमस क्या है? रिवर है। वो पूछ मतलब एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी, लेकिन फिर से पूछा जा सकता है। क्या है? ड्नाइपर रिवर। TN वहाँ की फेमस रिवर है, इसलिए पूछा जा सकता है जो ड्नाइपर रिवर है वो किस देश से संबंधित है? तो यूक्रेन से। तो ड्नाइपर रिवर को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय स्टार्टअप दी अर्थ 60 पुरस्कार 2022 किस क्षेत्र के लिए प्रदान किया गया है? रिसेंटली इंडिया स्टार्टअप दी अर्थ 60 अवार्ड 2022 वाज अवॉर्डेड फॉर विच सेक्टर? तो इंडिया को किस स्टार्टअप के किस सेक्टर में मिला है? ठीक है, तो शिक्षा में, कृषि में, परिवहन में, स्वच्छता में। इसका सही जवाब है कृषि में। ठीक है, तो किस में मिला है? खेती को, भारतीय स्टार्टअप खेती को कौन सा? दी अर्थ 60 अवार्ड 2022 मिला है। ठीक है, देखिए अर्थ 60 जो 2022 में खेती को सिलेक्ट किया गया है, इसमें क्या है? जैसे जो
क्या करना है, खेती में कम लागत पे ज़्यादा उपज करना है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन के हिसाब से उपज को बढ़ाना है, ठीक है। और जैसे मान लीजिए किसी भी प्रकार का कंसर्न होता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड या फिर क्लाइमेट से रिलेटेड, उस पे क्या करना है, आवाज़ उठानी है, उसको सस्टेनेबली क्या करना है, ग्रो करना है। और जो बढ़ती पॉपुलेशन के साथ हमें क्या करना है, खेती को इस प्रकार से लेके चलना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो, खेती भी हो, उपज भी हो और हमारा क्लाइमेट भी इम्पैक्ट ना हो। तो इस प्रकार के अग्रणी समाधान से रिलेटेड खेती पे भी, तो जो खेती स्टार्टअप है उसमें इस पे बात की जाएगी, है ना। और ऐसी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं जो क्या करेगी, जो हमारी धरती पे मतलब जो भी चुनौती आने वाली हैं पर्यावरणीय, उनको भी कहीं न कहीं ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इसलिए कृषि के सेक्टर में, ठीक है, इंडिया स्टार्टअप जो खेती है उसको पुरस्कार मिला है। किसमें, दी अर्थ साट अवार्ड 2022 में, ठीक है। इसमें देखिए थोड़ा सा और ये कहाँ पे अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है, ये मतलब किस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है। आज साठ की बात ही है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड बात होगी, ठीक है। तो ये कहाँ पे पहले नंबर तो ऑर्गेनाइज हुआ है, तो बोस्टन में। कहाँ पे हुआ है, बोस्टन में। बोस्टन कहाँ पे है, यूएसए में, ठीक है। अब देखिए बोस्टन अगर न्यूज में आई है ना, तो एक घटना को रिलेट करेगा यहाँ पे, ठीक है। बोस्टन टी चाय पार्टी की एक घटना हुई थी। क्या हुई थी, बोस्टन टी पार्टी जिसको बोलते थे, ठीक है। अब ये क्या था, एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है। जो वहाँ के बोस्टन के जो लोकल लोग थे और जो ब्रिटिश से वहाँ पे जा रहे थे अपनी कॉलोनीज बनाने, उनके बीच में क्या था, एक हर्डल था, ठीक है। और ये घटना कब हुई थी, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकती है अगर बोस्टन न्यूज में चल रहा है तो। 16 देखिए हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी तो ये न्यूज में चल रहा है तो क्वेश्चन बन सकता है ना। तो 16 दिसंबर 1773, ठीक है, ये घटना हुई थी। तो बोस्टन से रिलेटेड इतनी चीज़ें जानने के बाद भी अभी कुछ चीज़ें बच जाती हैं कि किस किस सेक्टर में, जैसे ये 5 सेक्टर को इंक्लूड करता है, तो किन किन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये अर्थसाट अवार्ड 2022 डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा सेक्टर है मैं पॉइंटिंग करूँगा, ठीक है, आप ध्यान से सुनना। एक है क्या, प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर नेचर, ठीक है, क्लीन एयर। उसके बाद क्या है, रिवाइव आवर ओशियंस, बिल्ड अ वेस्ट फ्री वर्ल्ड एंड फिक्स आवर क्लाइमेट। ये क्या है, 5 और शॉर्ट्स हैं, ठीक है, जिन पे हमें ध्यान देना है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर नेचर, क्लीन आवर एयर, रिवाइव आवर ओशियंस, बिल्ड अ वेस्ट फ्री वर्ल्ड एंड फिफ्थ है क्या, फिक्स आवर क्लाइमेट, ठीक है। तो ये 5 सेक्टर हैं, तो इन पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो अर्थ साट अवार्ड 2022 है किन किन सेक्टर में दिया जा रहा है। तो प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर नेचर यानी कि प्रकृति का क्या करना, संरक्षण करना और फिर क्या करना, उसे रिस्टोर करना, अपनी जो वायु है उसको स्वच्छ करना, इस सेक्टर दूसरा है। रिवाइव करना, फिर से जिंदा करना अपने ओशियन को, ठीक है। उसमें से देखिए बहुत सारी पॉलिसी चल रही हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी चल रही है, आपको पता है ना। ब्लू वाटर पॉलिसी में क्या है, जो बीचेज होती हैं उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है अगर स्वच्छ होती हैं तो, ठीक है। आप बताइए कमेंट में अपने किन किन स्टेट कोस्ट को, जो कोस्टल स्टेट हैं उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है, ठीक है। आप सर्च करके हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो ये सारी योजनाएं किस लिए चल रही हैं, रिवाइव आवर ओशियंस, उसमें से प्लास्टिक या फिर जितने भी पॉल्यूशन हम ले जाके डंप करते हैं ओशियन में उसे थोड़ा कम करें, ट्रीट करके डालें, है ना। बिल्ड अ वेस्ट फ्री वर्ल्ड मतलब एक ऐसा संसार का निर्माण करना जो क्या है, वेस्ट फ्री हो। हम क्या करें, कहीं ना कहीं रिसाइकिल करके चीज़ों का यूज़ करें, वेस्ट ज़्यादा प्रोड्यूस ना करें। एंड फिक्स और क्लाइमेट, जो हमारे क्लाइमेट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है सारी चीज़ों का, है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का, जिस भी प्रकार का डेवलपमेंट हो रहा है जिससे क्लाइमेट क्या हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है, जो प्रभाव पड़ रहा है हमारे जलवायु पे, उसे कम किया जाए, टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाए, ठीक है। तो ये कंसर्न, ये सारी पॉइंट्स आप अर्थसाट अवार्ड 2022 के अंदर देख सकते हो। अगला टॉपिक देखते हैं, कितना टाइम हुआ, ओके आज लग रहा है 40 मिनट फिर जाएगा। हु हैज़ रिसेंटली रिलीज द बुक टाइटल मिरेकल्स ऑफ फेस योगा, तो बताइए किसने किया है, मानसी कुमारी, शिल्पा शेट्टी, बाबा रामदेव, मानसी गुलाटी। तो इसका सही जवाब है
मानसी गुलाटी, ठीक है। मानसी गुलाटी मनस्वी के फाउंडर हैं, ये चीज़ पता होना चाहिए। इन्होंने मिरेकल्स ऑफ फेस योगा की बात करी है। ये विदेशों में भी कई जगहों पे घूम के अपना सेशन लगा चुकी हैं। और इम्पोर्टेंट क्या, इन्होंने योगा के बहुत सारे आसनों पे, ठीक है, और उससे जो बॉडी पे पड़ने वाले अच्छे प्रभाव हैं, ठीक है, और उससे पड़ने वाले क्या, हमारे फेस पे जो चीज़ें हैं ग्लो करने वाली या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड, इन सारी बातों पे बातें इन्होंने लिखी हैं। तो ये चीज़ पता होना चाहिए, मानसी गुलाटी। और इसी के रिस्पेक्ट में हमारे जो अभी रिसेंट क्या है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, वो क्या कर रही हैं, इनको पुरस्कृत कर रही हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में कीर्तिगई दीपम रथ उत्सव मनाया गया? इन विच स्टेट कीर्तिगई दीपम रथ फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो देखिए, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, मिजोरम में, उड़ीसा में। इसका सही जवाब क्या है? तमिलनाडु में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाता है। कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया कीर्तिगई दीपम रथ फेस्टिवल? तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए, अब तमिलनाडु सामने आया तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कीर्तिगई दीपम जो फेस्टिवल है क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, किनके द्वारा किया जाता है, किस गॉड को पूजा जाता है ना। तो ये एक प्रकार का हिंदू पर्व है जो दक्षिण भारत में कौन से लोग, तमिल भाषी लोग, ठीक है, तमिल भाषी लोग जो तमिल लैंग्वेज यूज़ करते हैं बोलने में, वो लोग इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। किस गॉड में? देखिए, संगम काल में एक देवता थे जिनको पूजा जाता था, ठीक है, तो उनका क्या नाम था? मुरुगन, ठीक है। तो संगम काल के देवता कौन थे? मुरुगन, मुरुगन, ठीक है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा है कई एग्जामों में, ठीक है। तो मेंस में भी कई, जैसे बड़े स्तर के एग्जामों में, मेंस में भी पूछा जा चुका है कि जो संगम काल के डेटीज थे वो कौन थे, फिर उनकी मतलब विशेषता बताइए, ठीक है। तो मुरुगन उस समय संगम काल या फिर तमिलनाडु लैंग्वेज वाले अभी भी फेस्टिवल को इसलिए मनाते हैं कि क्या हो, अरुमुगन हो, ठीक है, यानी कि क्या उन्नति हो, इस चीज़ के लिए क्या करते हैं ये तमिल भाषी लोग, इसको मनाते हैं फॉर्मेशन ऑफ अरुमुगम, ठीक है, यानी उन्नति, रक्षण, इन सब चीज़ों को। और ये किसको है, किससे रिलेटेड? मुरुगन लॉर्ड से, है ना। तमिल भाषु लोग हैं, तमिल भाषु नहीं, तमिल भाषी, ठीक है। तो चीज़ पता होना चाहिए। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन क्या है। दीना ब्लूआर्ट किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो दीना ब्लूआर्ट बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ किसका? दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, पेरू, कनाडा। सही जवाब है पेरू की, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया कि कहाँ की बनी है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, बताइए। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है या सेकंड? तो ये हैं फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ पेरू हैं कौन? दीना ब्लूआर्ट, बहुत न्यूज में है, पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन आपसे आगे बढ़ के और भी पूछेगा कि इसके पहले जिनका इम्पीचमेंट हुआ, ठीक है, अभी इसके पहले जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, उनका नाम क्या था? पेड्रो कैस्टिलो। उनका नाम क्या था? पेड्रो कैस्टिलो, ठीक है। पेड्रो कैस्टिलो का क्या किया गया है अभी? इम्पीच किया गया है, ठीक है। और उसके बाद पेड्रो कैस्टिलो के बाद दीना ब्लूआर्ट सामने आई एज ए प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर देखिए आया है पेरू, तो यहाँ की कैपिटल करेंसी भी आपसे एग्जाम में पूछे तो आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें करेंसी की, बात करें तो सॉल है यहाँ की करेंसी, क्या है? सॉल। ऑफिशियल करेंसी यहाँ की क्या है? सॉल। लेकिन यहाँ पे डॉलर मैक्सिमम लोग, हर एक रिटेलर शॉप या फिर होलसेल, सब लोग डॉलर में ही करते हैं, लेकिन यहाँ की ऑफिशियल करेंसी सॉल है। अगर यहाँ की कैपिटल की बात करें तो पेरू की कैपिटल लीमा है ना, आपको पता ही है बहुत पहले से, लेकिन फिर भी रिवाइज कर लीजिए, है ना। चलिए, इतना कुछ हमने जान लिया इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में आयोजित हुए हिमाचल विधानसभा चुनाव में निम्न में से किस पार्टी ने जीत हासिल की है? बहुत इजी क्वेश्चन है ना। तो बताइए, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी। इसका सही जवाब है कांग्रेस ने। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। अब देखिए, क्वेश्चन ये बनेगा कि नए मतलब यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर चुन के आ रहे हैं वो कौन है? वो है सुखविंदर सिंह। कौन है? सुखविंदर सिंह, सुखविंदर सिंह, ठीक है। ये क्या है? नए चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। और यहाँ पे अभी गवर्नर कौन है, बताइए। ये किनके सामने ओथ लेंगे? यहाँ पे गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। क्या नाम है गवर्नर का? राजेंद्र
विश्वनाथ अर्लेकर, ठीक है। तो इनके सामने ये शपथ लेने वाले हैं सुखविंदर सिंह, ठीक है। तो ओके, अब थोड़ा सा हम ना, अब हिमाचल प्रदेश सामने आया तो थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश के बारे में ये जान लेते हैं, ठीक है, कि यहाँ का जो कैपिटल है वो कहाँ पे है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का अगर हम राजधानी की बात करें तो समर में इसकी राजधानी हो जाती है शिमला, ठीक है। यानी कि गर्मियों के दिनों में भाग जाते हैं लोग शिमला में ठंडी का मज़ा लेने, और ठंडी में कहाँ भाग आते हैं, धर्मशाला। कहाँ पे, धर्मशाला एक लोकेशन है, ठीक है। तो ये हो गया आपका शिमला समर कैपिटल, और उसके बाद ये क्या है, विंटर कैपिटल, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर बात हो कि शिमला का फॉर्मेशन किस डेट को हुआ था, ये स्टेट कब बना था, तो 25 जनवरी 1971, 25 जनवरी 1971, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 25 जनवरी को एज अ वोटर डे मनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और शिमला फॉर्मेशन डे भी बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर लिटरेसी की बात करें तो 74% यहाँ पे लिटरेसी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, दिसंबर 2022 में आयोजित गुजरात विधानसभा चुनाव में निम्न में से, देखिए गुजरात में कौन सी पार्टी चुन के आई है एज ए वहाँ पे चीफ मिनिस्टर के लिए, तो बताइए। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अन्य। तो बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी ऑन गुजरात असेंबली इलेक्शंस, तो वह है भारतीय जनता पार्टी। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि अभी शपथ कौन लेंगे, ठीक है, बताइए यहाँ पे शपथ कौन लेंगे, भूपेंद्र भाई पटेल, ठीक है। चीफ मिनिस्टर नए कौन है यहाँ के, भूपेंद्र भाई पटेल। मैं यहाँ पे भूपेंद्र पटेल लिख रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि भूपेंद्र पटेल यहाँ के क्या बनेंगे, न्यू चीफ मिनिस्टर। इसके पहले कौन थे, विजय रूपाणी, ठीक है। इसके पहले कौन थे, विजय रूपाणी जी, ठीक है। तो ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2022 में, ये तो रिपीट हो रहा है, हम आपको बताना है किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल का विकास मतलब करेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज विल डेवलप द स्पेशल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल, ठीक है। आपको इन यूनियन टेरिटरीज बताना है जो ये आपको दी गई हैं, क्या केंद्र शासित प्रदेश आपको 4 दिख रही हैं, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पांडिचेरी। इसमें से ना कि एक यूनियन टेरिटरी डेवलप कर रहा है स्पेशल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल, ठीक है। स्थानिक डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल कौन अपने वहाँ क्या कर रहा है, इसका डेवलपमेंट करेगा या फिर क्या करेगा, डेवलप करेगा, है ना। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है लद्दाख, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे इसरो क्या कर रही है, इसरो यहाँ पे स्पेशल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल क्या कर रही है, डेवलप कर रही है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए बस इतना ही जानिए, और आगे अगर इससे अपडेट आता है तो फिर हम इसके विषय में भी जान लेंगे, ठीक है। अब देखिए हमने देख लिया, बहुत सारी चीज़ें देख ली, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विच डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 11 दिसंबर, अभी जो कल बीता है। तो इंटरनेशनल माउंटेन डे, नेशनल माउंटेन डे, और स्टेट माउंटेन डे, नन। इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया जाता है। अगर हम अपने हिमालय की बात करें तो हिमालय का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है हमारे जलवायु के लिए, और हमारी जो भारत की स्थिति है, इस प्रकार का क्लाइमेट है उसके पीछे, और फिर जो हमारी सांस्कृतिक परिवर्तन है ना, तो हिमालय का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे कल्चर पे, हमारे जलवायु पे, ठीक है, हमारे खान पान पे, हमारे रहन सहन पे, बहुत सारी चीज़ों पे हिमालय का प्रभाव पड़ता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है माउंटेन्स, ठीक है। तो इंटरनेशनल माउंटेन्स डे मनाया जाता है 11 दिसंबर को, ठीक है। देखिए क्यों कैसे प्रभाव पड़ता है इसको हम अगले सेशन में करेंगे, ठीक है, कभी जो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड सेशन हो सकता है, ठीक है। तो इसमें देखिए इंटरनेशनल माउंटेन डे 11 दिसंबर को कब से मनाया जा रहा है, क्वेश्चन ये बन सकता है। तो 2003 से इसको ऑब्जर्व किया गया है एज अ क्या, इंटरनेशनल माउंटेन्स डे। किसने किया है, यूनाइटेड नेशनल यूनाइट सॉरी UNGD, ठीक है, सॉरी यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली, कौन, UNGA ने ऑब्जर्व किया है इसको।
यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया कब? 2002 में, ठीक है, कि 2003 से 11 दिसंबर को क्या मनाया जाएगा? एज अ इंटरनेशनल माउंटेन डे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। स्वामी नारायण संप्रदाय के 5वें आध्यात्मिक गुरु प्रमुख स्वामी महाराज का शताब्दी वर्ष समारोह किस राज्य में मनाया जाएगा? बताइए। अहमदाबाद गुजरात में, चेन्नई तमिलनाडु में, दुर्गापुर बंगाल में, नन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है। तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं जो स्वामी नारायण संप्रदाय है इसके बारे में, ठीक है। तो इसका जो फाउंडेशन रखने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे? इसका जो फाउंडेशन रखा था, ठीक है, तो पहले इसका नाम क्या था? इसका पहले नाम क्या था? उद्धव संप्रदाय था। क्या नाम था इसका? जो स्वामी नारायण संप्रदाय है इसको हम बोलते थे पहले उद्धव संप्रदाय, ठीक है। जिसको 21 साल की उम्र में किसने फाउंडेशन रखा था? सहजानंद स्वामी जी। कौन? सहजानंद स्वामी, ठीक है। बाद में इन्हीं के जो पीपल्स होते हैं, जो शिष्य होते हैं, ठीक है, इनके सक्सेसर के रूप में आए कौन? अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। जो उद्धम संप्रदाय है, ठीक है, इसका फाउंडेशन सहजानंद स्वामी ने नहीं रखा था, रामानंद स्वामी ने रखा था, ठीक है। ये थोड़ा सा वही मैं कह रहा हूँ कि इसका फाउंडेशन तो रामानंद स्वामी ने किया है, तो उद्धव संप्रदाय, ठीक है, रामानंद स्वामी के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन इनके सक्सेसर के रूप में इसको आगे बढ़ाने के लिए सामने आए सहजानंद स्वामी, ठीक है। देखिए जहाँ पे मिस्टेक होती है वहाँ पे चीज़ें रुक जाती हैं, ठीक है। तो मुझे लगा कि उद्धव संप्रदाय और 21 साल की उम्र में तो रामानंद स्वामी ने करी है ना, तो थोड़ा सा टंग आप स्लिप हुआ, उसके लिए सॉरी। तो इसमें सहजानंद स्वामी जी एज अ सक्सेसर आए किसके? उद्धव संप्रदाय के, ठीक है। और इसकी स्थापना उद्धव संप्रदाय की कब हुई? 21 साल के एज में इन्होंने करी थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? इन्होंने आगे बढ़ाए, किन्होंने? उद्धव संप्रदाय को आगे किन्होंने बढ़ाया? बताइए। इसको लीड किया सहजानंद स्वामी ने, और बाद में इसको मतलब जाके आगे बढ़ाया कब तक? जब तक रामानंद स्वामी थे, ठीक है, तब तक तो ठीक है। उसके बाद इस संप्रदाय का नाम स्वामी नारायण संप्रदाय रख दिया गया, ठीक है। तो उद्धव संप्रदाय को ही रिनेम्ड कर दिया गया स्वामी नारायण संप्रदाय। अब देखिए ये किस डेटी को मानने वाले लोग हैं? तो नारायण जी को, यानी कि विष्णु जी को, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, ये तो हो गया कंप्लीट। इसमें अहमदाबाद गुजरात में रामानंद स्वामी, उद्धव संप्रदाय, सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलेंगी क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा लोचा हुआ है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, फीफा वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में पहुँचने वाली पहली अफ्रीकी टीम कौन सी बनी है? बताइए। मोरक्को, यूएई, इराक, इंडिया। इसका सही जवाब क्या है? मोरक्को, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता है, ठीक है। जो फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची है पहली अफ्रीकी टीम, वो है मोरक्को की। अब मोरक्को के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर हम बात करें कि मोरक्को का जो कैपिटल है, ठीक है, वो कहाँ पे है? बताइए। राबात में। तो मोरक्को की कैपिटल क्या है? राबात, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर यहाँ की करेंसी की बात करें तो मोरक्कन दिरहम होता है। क्या होता है? मोरक्कन मोरक्कन दिरहम, ठीक है। दिहम नहीं है, दिरहम है, ठीक है। तो ये है इसकी करेंसी और ये है इसका कैपिटल। अगर वर्तमान प्राइम मिनिस्टर की बात करें मोरक्को के कौन है, तो ये है अजीज खन्नौज, अखन्नौज अजीज अखन्नौज, ठीक है। अगर कहीं क्वेश्चन पूछे अजीज अखन्नौज कहाँ से संबंधित है, तो मोरक्को से, ठीक है। और ये चीज़ आप याद रखिएगा, मोरक्को में ना उत्तर प्रदेश के लोग जाके बहुत ज़्यादा बसे हैं, क्योंकि वहाँ पे ना भोजपुरी, जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार की इंडियन डायस्पोरा के लोग वहाँ पे ज़्यादा जाके गिरमिटिया के रूप में, ठीक है, एक एग्रीमेंट के थ्रू वहाँ पे जाते थे मोरक्को में। ब्रिटिश वाले लेके जाते थे वहाँ पे अपना एग्रीकल्चर कराने के लिए, यहाँ पे क्रॉपिंग कराने के लिए, या फिर वहाँ पे किसी भी प्रकार के काम के लिए। तो वहाँ पे लोग बस गए, वहाँ पे मोरक्को पे मैक्सिमम लोग कहाँ से हैं? इंडिया से, इंडियन डायस्पोरा से। वहाँ के बुढ़े बुढ़ी अभी भी भोजपुरी बोलते हैं वहाँ पे, जस्ट लाइक गाँव की तरह अभी भी बहुत सारी व्यवस्थाएँ हैं, है ना, जो इंडियन विलेज में आप देख सकते हो।
तो अजीज अखन्नौज वहाँ के क्या हैं, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है, फ्रॉम विच डे इंडिया विल स्टार्ट द 6th राउंड ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक्स विथ विच कंट्री। ठीक है, भारत को किस देश के साथ मुक्त ब्याज समझौते के छठे दौर के वार्ता को किस दिन शुरू किया जाएगा, बताइए। अब यहाँ पे देखिए डेट इंपॉर्टेंट है और किस देश के साथ। ठीक है, तो 12 दिसंबर 2022 को ब्रिटेन के साथ ये 6 राउंड का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत का होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आया है तो आपको पता होना चाहिए कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसमें ये कंट्री ए है और ये कंट्री बी है। ठीक है, यहाँ से ये भी कुछ क्या करता है, इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है। ये भी क्या करता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या होता है यहाँ पे कि जो उत्पाद होता है ना, जो क्या लगा है, एक्साइज ड्यूटी है ना, या फिर क्या सीमा शुल्क लगाते हैं, किसी भी प्रकार का जो मतलब कानून वगैरह जो कुछ भी लगता है। ठीक है, या फिर ये अपने वहाँ के एक्सपोर्ट पे, ठीक है, क्या सब्सिडी देना, फिर कोटा वोटा पे जो ध्यान देती हैं। ठीक है, उस पे क्या है, ध्यान दे के हम क्या करते हैं, अपने वहाँ की लागत को कम से कम रखने की कोशिश करते हैं और मार्केट को क्या करते हैं, एक सिस्टमेटिक पैटर्न में लेके चलाते हैं। इसमें मतलब क्या होता है कि अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर दिए तो बहुत सारे मतलब झाम ताम कागजी कार्रवाई से बच जाते हैं। ठीक है, तो इसमें दो देशों के बीच आयात निर्यात के तहत जो उत्पाद पर जो सीमा शुल्क लगता है, ठीक है, जो रेगुलेटिंग ला नॉर्म्स लगते हैं, सब्सिडी और कोटा को क्या किया जाता है, कम करने के लिए क्या किया जाता है, एक समझौता किया जाता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, दोनों देशों को फ़ायदा पहुंचता है। आई थिंक आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर सेशन आपको पसंद आए तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, आपका कुछ नहीं जाता है ना। चलिए ठीक है, राधे राधे, आपका दिन शुभ हो, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ठीक है, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।